एक कॉमन फ्रेज आपने सुना होगा कि इंडिया इज ग्रेजुअली बिकमिंग अ कैपिटलिस्ट कंट्री। कुछ लोग इसका विरोध करेंगे कि नहीं, सोशलिज्म इज गुड। कुछ लोग कहेंगे नहीं, कैपिटलिज्म इज गुड, क्योंकि कैपिटलिज्म इज गोइंग टू क्रिएट वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी आएगी। कहा गया कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, यानी कि जो बीजेपी पार्टी की गवर्नमेंट है, वो एक्चुअली नेचर ही उसका कैपिटलिस्ट है। लेकिन आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि क्या जैसी 2014 में सरकार बनी, फिर 2019 में बनी, तो क्या इससे पहले वाली सरकारों की जो सब्सिडीज थी, वेलफेयर प्रोग्राम्स थे, जिनको सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ओरिएंटेशन वाले प्रोग्राम्स कहा जाता है, क्या इस गवर्नमेंट ने उनको खत्म कर दिया? ऐसा नहीं है। तो एक और बात कही जाती है कि अभी जो आप करंट गवर्नमेंट की फिलोसॉफिकल यू कैन से ओरिएंटेशन देख रहे हो, आपको लग रहा है प्रो बिजनेस है, क्योंकि 30% ऑन एन एवरेज से 25% ऑन एन एवरेज कॉर्पोरेशन टैक्स करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, ये एक एस्पेक्ट है। मतलब इसके पीछे एक फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन कहा जाता है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। शायद आपने सुना होगा कितनी सारी जो हमारी करंट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो उनके नाम में एक शख्सियत का नाम जुड़ा होता है, दीनदयाल उपाध्याय। सुना आपने? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, यानी कि जो गरीबों में भी सबसे गरीब है, जो बिल्कुल अंत में खड़ा है, उसके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना होगा, जिससे कि उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, जिससे उनको भी एम्पावर किया जा सके, उनको भी गरीबी से निकाला जा सके। क्या गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को शन कर दिया है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा, मान लीजिए 1 करोड़ से ज्यादा, किसी की 10 लाख से कम, तो जाहिर सी बात है टैक्स रेट वेरी करेगा, टैक्स रेट वेरी करेगा। यानी कि ज्यादा कमाई वाली स्लैब में आप जाएंगे तो आपको टैक्स रेट ज्यादा देना पड़ेगा, 30% देना पड़ेगा। कम टैक्स रेट में हो सकता है 20% देना पड़ेगा, है ना? तो जो कैपिटलिस्ट आइडिया है, जिसको न्यू लिबरल आइडिया कहते हैं, वो तो कहता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इज लाइक अ बॉन्डेड लेबर। अगर कोई अपने टैलेंट से ज्यादा कमा रहा है तो उसको ज्यादा टैक्स क्यों? ज्यादा टैक्स उससे नहीं लेना चाहिए। कई सरकारों ने यह भी किया कि इनकम पर टैक्स नॉमिनल कर देते हैं, इनहेरिटेंस पर टैक्स लगा देते हैं। भाई अपनी मेहनत से जो कमाओगे उस पर टैक्स रेट कम रखा जाएगा, लेकिन जो इनहेरिट करोगे, मतलब आपका अपनी मेहनत नहीं है, आपके पापा आपके दादा से आपने इनहेरिट किया है, उस पर टैक्स लगाएंगे, क्योंकि सिस्टम को तो चलाना है ना, पैसा तो चाहिए, टैक्स इज अ सोर्स, है ना? तो यानी कि एक इंटरेस्टिंग मिक्स देखा जा रहा है इंडिया में, कि ना तो पूरी तरह कैपिटलिस्ट है, हालांकि ओरिएंटेशन दिखी, लेकिन ना ही पूरी तरह सोशलिस्ट है। तो फिर इंडिया किस तरफ जा रहा है? क्या आप पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ग्रेजुअली हम केवल कैपिटलिस्ट बन रहे हैं, क्योंकि वही एक रास्ता है? तो कौन से ऐसे कारण हैं कि शायद वही एक रास्ता ना हो सकता है इंडिया दुनिया को एक अल्टरनेटिव मॉडल प्रदान करे, जैसे कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का आइडिया, जो करंट गवर्नमेंट का एक फिलोसॉफिकल बेसिस है। प्राइवेट सेक्टर को पुश करना होगा। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, ये शब्द आपने सुने होंगे। तो इंडिविजुअल, ये रहा, इंडिविजुअल के राइट्स को टू रिगार्डिंग प्रोस्पेरिटी वो प्रोटेक्ट करेगा कैपिटलिज्म। लेकिन साथ साथ में सोसाइटी के बारे में भी तो बात है, यानी कि ओवरऑल सोसाइटी में अगर इनइक्वालिटी बढ़ रही है, डिसएडवांटेजेस सेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है, तो उससे भी प्रॉब्लम है। तो यानी कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कह रहा है कि इंडिविजुअल के भी हकों को ध्यान रखना है, लेकिन इंडिविजुअल राइट के चक्कर में ऐसा ना हो कि सोसाइटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। कहा जा रहा है कि अभी तक आप इन 2 लेयर पर गवर्नमेंट की पॉलिसी देख रहे हैं, लेकिन आगे चलकर आप फर्दर स्टेप्स, जो फोकस एरिया देखेंगे, स्टेप्स तो लिए जाते हैं, बट फोकस आप देखेंगे हो सकता है नेचर एंड डिविनिटी पर भी हो। नेचर एंड डिविनिटी यानी कि प्रकृति और डिविनिटी। डिविनिटी का मतलब समझते हैं ना, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जनरली आप जानते हैं कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म 2 ही रास्ते देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस डिबेट को बिल्कुल ओरिजिन से समझेंगे कि हमने सोशलिज्म का रास्ता ही क्यों अपनाया। तो अभी मैं बिल्कुल बेस पर आपको लेकर जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं एक आर्टिकल का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल की जरा हेडलाइन देखिए, डिकोडिंग जीडीपी नंबर्स, क्योंकि अभी दिसंबर क्वार्टर के जीडीपी नंबर्स आए थे और काफी अच्छे नंबर्स थे, 8% प्लस, सुना होगा आपने, है ना? लेकिन इस रिपोर्ट में देखिए क्या कहा गया है, कंजप्शन स्लगिश रहा। कंजप्शन यानी कि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट हो रहा है तो जीडीपी होता क्या है?
अगर मान लीजिए जो क्लासरूम है, मैं मान लेता हूं कि एक इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी की एक टेरिटरी है और आप इसी इकोनॉमी में बैठे हुए हैं। आपने प्रोडक्शन किया मान लीजिए इस पेन का, फाइनल गुड मतलब फाइनल एक ऐसा पेन आपने बनाया जो वाकई कंज्यूमर को मिलेगा और वो यूज कर पाएगा। ऐसा नहीं कि आप इसका कोई कंपोनेंट बना, फाइनल गुड्स आपने बनाए, फाइनल सर्विसेज बनाई। तो एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल, और यहां पर अगर हम जीडीपी की बात कर रहे हैं तो जीडीपी क्वार्टर की बात करें तो उस क्वार्टर में पूरी देश की इकोनॉमिक टेरिटरी में जो नेट मतलब आप कहेंगे जो फाइनल ग्रॉस की बात चली, ग्रॉस अगर आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन वैल्यू देख लिया तो वो क्या होगा, जीडीपी होगा। तो आप कहेंगे ठीक है ये तो पता भी है, इसमें इससे क्या कनेक्शन हुआ। मुद्दा ये है कि ये रिपोर्ट कह रही है कि जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट देखा गया है इसमें एक बड़ा पोर्शन अभी भी गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर का है। यानी कि गवर्नमेंट ने इस दिसंबर क्वार्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए अपने बजट से पैसा खर्च किया है वो एक बड़ा कारण है इस जंप का, जबकि ज्यादा बेहतर तब होता जब हमारी इकोनॉमी में कंजप्शन की डिमांड ज्यादा होती। यानी कि अभी भी अगर जीडीपी नंबर्स को पुश करना है तो सरकार के राजस्व से, हमारे मतलब जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है उससे जो खर्चा सरकार को अतिरिक्त करना पड़ रहा है वो एक की ड्राइवर है। जबकि ग्रेजुअली अगर हमको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी शो होना है, हाई जीडीपी नंबर्स रखने हैं, तो सरकार के खर्चे पर ही नहीं निर्भर होनी चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मुझे लग रहा है कि इतना कनेक्शन तो आपका बना होगा। अब मैं दो आपको इस आर्टिकल में जो रेफरेंसेस दिए गए उनको जरा मैं शो करता हूं, जरा इसको देख लीजिएगा एक बार। मैं तो इन डिटेल आपको अभी बोर्ड पर सारा समझाऊंगा, केवल कमेंट देख लीजिए। रंजनी सिन्हा चीफ इकोनॉमिस्ट केयर रेटिंग क्या कह रही है, कंजप्शन ग्रोथ हैज रिमेन्ड फीबल। यानी कि ओवरऑल जब आप और हम चीजों को ज्यादा खरीदते हैं तो मुझे बताइए उसकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो जिन फैक्ट्रीज में वो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर वो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, मिलेंगी। तो इस वजह से कंजप्शन में अगर जंप आता है तो उससे प्रोडक्शन में भी जंप आता है, जॉब में भी क्रिएशन होता है। तो आप कहेंगे फिर यहां क्या हुआ है दिसंबर क्वार्टर में। तो इनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ने कैपेक्स किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रा, राइट, इसमें पैसा जो खर्च किया है तो वो एक बड़ा कारण रहा है जीडीपी के जंप का। तो द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट टू वॉच आउट फॉर इज ब्रॉड बेस्ड इंप्रूवमेंट इन कंजप्शन इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर साइड, जो खर्चा हुआ है। ग्रोथ हैज बीन मेनली लेड बाय स्ट्रॉन्ग कैपेक्स बाय द गवर्नमेंट। जो सरकार ने कैपेक्स किया है वो एक बड़ा रोल रहा है। तो हालांकि डेवलपिंग इकोनॉमी को ऐसा करना पड़ता है, इसमें कुछ गलत थोड़ा ना किया है सरकार ने। जब तक रोड्स, बिल्डिंग्स, पावर प्लांट्स ये सब नहीं बनेगी तो बेटर इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा। जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेंगे, लॉजिस्टिक्स पे खर्चा नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा नहीं होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो डेवलपिंग इकोनॉमी में इन फर्दर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कैसे होगा। बस मुद्दा ये है कि अभी भी सरकार एक की रोल में है विद रेस्पेक्ट टू जीडीपी ग्रोथ नंबर्स। क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या होगा कि यहां पर मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट हम देखें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट यहां पर ज्यादा दिखना चाहिए, ना कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर का। क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर एटमॉस्फेयर इज इन फेवर ऑफ इंडिया। हालांकि आपको बता दूं, अगर कंपैरिजन करें चाइना से तो अराउंड 5% ग्रोथ रेट, उससे भी डाउन जा सकता है 4.5 के आसपास। और जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, हालांकि हमें उनसे जीडीपी नंबर्स को एग्जैक्टली कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी में सरकार का खर्च और कंजप्शन जनता का वो अलग तरीके से चलता है। मतलब ये तो वाली बात हो जाएगी कि आप ऑरेंज और एप्पल को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि वहां पर हमने स्लो डाउन देखा है और हमारे यहां पर यह स्लो डाउन नहीं है। कई लोग इस पर खुशी मनाएंगे, अरे क्या बात है, उनके यहाँ स्लो डाउन है, हमारे यहाँ स्लो डाउन नहीं है। लेकिन जनाब आप ये तो सोचिए कि हम अगर मेक इन इंडिया पर पुश कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को पुश कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट आपको नहीं लगता ग्लोबल डिमांड सेंसिटिव होता है। यानी कि अगर ग्लोबल डिमांड में आई डिप तो भले ही कितना अच्छा प्रोडक्शन कर लें, कितनी अच्छी आपकी स्कीम हो जाए, बेचेंगे कहां अगर ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन में आएगी। तो ऐसे में दूसरों की बर्बादी पर खुश होना या उनके स्लो डाउन पर खुश होना और अपने आप में प्राउड करना इकोनॉमी के लॉजिक से देखा जाए तो उतना फायदेमंद नहीं होगा। हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी भी खरीदने की क्षमता रहनी चाहिए, है कि नहीं। अब जरा एक और डेटा आपको दिखाता हूं।
इंडिया रेटिंग्स प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट सुनील कुमार क्या कह रहे हैं? ऑनगोइंग ग्रोथ मोमेंटम इज इंडिकेटिव दैट इंडियन इकोनॉमी इज रेजिलेंस। भाई ग्लोबल जो डाउनटर्न हमने देखा है, दो वॉर चल रहे हैं, इधर इजराइल वाला और इधर वो यूक्रेन वाला, कितने सारे उनका जो पैसा है सरकार का वो उसमें जा रहा है, राइट। जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है रिगार्डिंग दिस एरिया वो डाउन हुआ है, राइट। इधर आपका स्वेज कैनाल से 42% ट्रेड डाउन हुआ है, हूती रिबल्स का अटैक, ईरान के प्रॉक्सीज जो वहाँ पर अटैक कर रहे हैं। तो एक तरीके से वहाँ पर ग्लोबल डाउनटर्न देखा गया है, लेकिन हम रेजिलेंट हैं, हम पर उसका इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देखा गया। ये एक प्राउड करने वाली बात है। लेकिन भाई देखो, प्राउड तो कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमें यह पता होना चाहिए कि हमें किस तरफ काम करना होगा। तो देखिए, देयर आर रिस्क एज वेल। क्या रिस्क है हमारे लिए? कि लार्जली जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो गवर्नमेंट कैपेक्स उसमें एक रोल निभा रहा है। और अगर कंजप्शन में हमने राइज देखा तो जनरली जो अपर 50% इनकम ग्रुप है, यानी कि 50% वो जो हाई इनकम ग्रुप है, उनके यहां से कंजप्शन ज्यादा आई है। तो आप कहेंगे यार उनको कोई भी कर ले कंजप्शन, हायर इनकम ब्रैकेट कर ले, लोअर इनकम ब्रैकेट कर ले, क्या दिक्कत है? नहीं। देखो, इकोनॉमी बड़ी लॉजिकल सब्जेक्ट है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचो, मुझे बताओ कि मेजर इंडिया कहां पर है? रूरल इंडिया में है या अर्बन में है? मतलब रूरल सेक्टर में है ज्यादा लोग या अर्बन में है? तो आप खुद ही कहेंगे किस में है? रूरल में, है ना। ज्यादा लोग किस इनकम ब्रैकेट में है? अगर हम एक आइडिया ले लें कि लो इनकम ब्रैकेट, मिडिल इनकम ब्रैकेट और हाई इनकम ब्रैकेट, तो लो इनकम ब्रैकेट में है, राइट। तो अगर लो इनकम ब्रैकेट में ज्यादा लोग हैं तो बेस बड़ा है, तो जब तक उनका कंजप्शन नहीं बढ़ेगा तो आपको नहीं लगता कि कितने सारे जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनमें जंप नहीं आएगी? एक एग्जांपल से समझा देता हूं। कोविड के दौरान आपने सुना होगा गवर्नमेंट ने कहा कि हमने वी शेप रिकवरी करी। कैसे करी? उस समय मनरेगा जो स्कीम है वो काम आई थी, सुना आपने? यानी कि अगर गवर्नमेंट ने लोगों के जेब में पैसा डाला मनरेगा के नाम पर, राइट, तो ऐसे में लोगों के जेब में पैसा आएगा। गांव में कितने सारे लोग जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, तो उन्होंने डिमांड बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? तो यानी कि लार्ज पार्ट ऑफ डिमांड जंप, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो ही तो प्रोडक्शन बढ़ाओगे, और प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो किससे बढ़वाओगे? लोगों से बढ़वाओगे, तो जॉब बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो यानी कि जो आपका रूरल इंडिया है, इसकी जो डिमांड का ग्राफ है ये बहुत क्रिटिकल है हमारे इंडिया की ग्रोथ के लिए, राइट। तो यही बात इन्होंने यहां पर समझाई है। इन फेवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम्ड बाय हाउसहोल्ड बिलोंगिंग टू अपर 50% ऑफ द इनकम ब्रैकेट, देयरफॉर नॉट ब्रॉड बेस्ड। ब्रॉड बेस्ड क्या है? ब्रॉड बेस्ड है रूरल इंडिया, ब्रॉड बेस्ड है लोअर इनकम ब्रैकेट, उनको टारगेट करना जरूरी है। तो मुझे लग रहा है कि ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस टॉपिक के ना थोड़ा ओरिजिन पे जाते हैं। ऐसा क्यों है कि हम इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही सोशलिज्म 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 ऐसा हम एक माहौल देखते आए हैं? मतलब आप यहां पर दादा भाई नेहरू जी की इमेज देख रहे हैं, आरसी दत्त जी फॉर्मर इंडियन सिविल सर्वेंट और इकोनॉमिस्ट। तो इन्होंने कहा कि आपको लगता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को स्टैग्नेंट किया? आरसी दत्त जी का कहना था, अरे ब्रिटिशर्स ने आपकी इकोनॉमी को डिके कर दिया, आपके एग्रीकल्चर को, आपके स्मॉल स्केल सेक्टर इंडस्ट्री को, मतलब अपने फायदे के लिए उन्होंने डेंट कर दिया। यह कहा जाता है कि इंडिया इज अ पोस्ट कॉलोनियल नेशन। तो आप कहेंगे ठीक है, वो तो वो वाले देश होते हैं ना जो कभी कॉलोनी रहे हों। कॉलोनी तो आपका कनाडा भी रहा है, कॉलोनी तो आपका ऑस्ट्रेलिया भी रहा है, लेकिन क्या अगर आप गूगल सर्च करेंगे पोस्ट कॉलोनियल नेशंस या स्टेट्स, तो क्या आपको उनका नाम दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि दे आर काउंटेड अमंग डेवलप्ड नेशंस, और हमें डेवलप्ड नेशन में काउंट होना है। और हमारी जो स्थिति है अभी अलग अलग सेक्टर्स में जो कमियां हैं, उसका एक कारण जो है वो ब्रिटिश लेगेसी को भी कहा जाता है। हालांकि यह बहाना नहीं होना चाहिए 75 साल से ऊपर, और यह बहाना नहीं होना चाहिए कि अरे उन्होंने ऐसा कर दिया था इस वजह से हालात ऐसे। नहीं, वी हैव सिग्निफिकेंटली ग्रोन। हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक समय पर, मतलब मैं बता रहा हूं कि सोशलिज्म क्यों किया जाता था, क्योंकि हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर, अभी मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताऊंगा आपको कि कैसे एक टाइम पर 1951 का डेटा कह रहा है कि मात्र 33 होता था, 33, यानी कि एवरेज एज जो है 33 होगी इंडियंस की। और अगर मैं 1995 का डेटा बताऊं तो 61। तो यानी कि अगर वो फेज जहां पर इंडिया का टिल्ट टुवर्ड्स सोशलिज्म था, तो ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ खराब ही हुआ है कि नहीं भाई। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, जीडीपी ग्रोथ रेट अराउंड 4.4% एवरेज, हालांकि हमारे पास पोटेंशियल इससे ज्यादा था।
हमने एशियन नेबर्स को देखा, उन्होंने 8-9% का जीडीपी ग्रोथ रेट रखा, डबल डिजिट ग्रोथ रेट रखा, जो आज अपने आप को डेवलप्ड नेशंस कहते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि जिस मोमेंट पर आप होते हो, उस समय जो आप पॉलिसीज बनाते हो, तो उस समय पर आपको एनालिसिस नहीं मिलता कि ये सक्सेस होगी, फेलियर होगी। कई बार आने वाली जनरेशन बताती हैं, अरे यार तुमने गलती कर दी, तुम ऐसा कर सकते, तुम लेट हो गए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 इज लेट। लुक एट चाइना 1979 ऑनवर्ड्स, अर्ली 1980s, देखो इतना ऊपर चला गया वो। कहां पर एक समय पर या तो बराबर था या फिर वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर अगेन मुद्दा है कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इवन गांधी जी, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म, कि सोशलिज्म ही तरीका होना चाहिए भारत में, आजाद भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ऐसा क्यों कह रहे थे? इसका एक कारण था हमारा बैकग्राउंड। आप सबको पता है कि जो दूध का जला होता है वो छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। यानी कि हम सब अपने अनुभवों से ही आज की पॉलिसीज को शेप करते हैं। हमने पास्ट में देखा था, एक ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने ह्यूमनिज्म को साइडलाइन कर दिया, तार तार कर दिया और एक्सप्लॉयटेशन पर फोकस किया। ऐसा क्यों? क्योंकि दे वर बीइंग रन ऑन अ मॉडल विच वाज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म की जो फ्यूल होता है वो प्रॉफिट होता है। आप सक्सेसफुल हो या नहीं, ये केवल एक ही चीज से निर्धारित होगा कि आपका प्रॉफिट कितना है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आज के टाइम पर यही तो हो रहा है? आपका प्रॉफिट कितना है वही आपका एक्चुअली ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को बताता है। और लाइफ इज इक्वल टू ग्रोथ, और ग्रोथ का मतलब क्या है? प्रॉफिट। तो क्या इसका मतलब है कि कैपिटलिज्म बुरा है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बुरा है, हमारा तो शोषण कैपिटलिज्म ने किया है, तो हमें तो सोशलिज्म वाज एन ऑब्वियस चॉइस। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर हमें तो यही नहीं पता कि यार ये कैपिटलिज्म होता क्या है, ये सोशलिज्म होता क्या है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसको बिल्कुल रूट से आपको समझा दूं? समझाएं रूट से? चलिए रूट से समझते हैं इसको, फिर इंडिया के प्रेजेंट पर आ जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अभी क्या चल रहा है उसको समझ लेंगे। चलिए इससे भी पीछे चलते हैं, ठीक है, तभी तो मजा आएगा समझने में। चलिए अगर मैं मिडीवल हिस्ट्री की बात करूं, ठीक, हिस्ट्री में ले जाता हूं मैं आपको, ठीक, तो आपको पता है कि किसी भी नेशन को चलाना है तो इकोनॉमिक पॉलिसीज को आपको बेस्ट पॉसिबल बनाना होगा। और यहां पर बेस्ट पॉसिबल का मतलब क्या होगा? इकोनॉमिक वेलबींग। एंशिएंट हिस्ट्री में आपने अर्थशास्त्र के बारे में सुना होगा, चाणक्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है पैसा, संसाधन। यानी कि चाणक्य भी कह रहे हैं कि राजा, तुम ये मत समझ लेना कि तुम राजा बन गए तो अब इकोनॉमिक वेलबींग से मतलब नहीं। अगर किसी भी राजा ने अपनी जनता, अपनी प्रजा की इकोनॉमिक वेलबींग के बारे में प्रोएक्टिवली काम नहीं किया तो समझ लीजिए कि आपका रूल शॉर्ट लिव्ड है, जनता उखाड़ फेंकेगी आपको। तो ये उस समय एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम तक सही है कि नहीं? अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो सरकारें बदल जाती हैं, सुना होगा आपने। वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि बाकी चीजें कैसे मैनेज करती है सरकार, ठीक है। लेकिन बात यह है कि इकोनॉमिक वेलबींग ये प्राइम फोकस था। अब इकोनॉमिक वेलबींग में स्टेट का क्या रोल है भाई? यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो भाई सरकार आपका वेलबींग तभी तो कर पाएगी जब आप सरकार का वेलबींग करेंगे। यानी कि आप सरकार को टैक्स देंगे या सरकार के खुद कमाई के जरिए होंगे। और टैक्स का सोर्स क्या होता था? अगर मैं एंशिएंट मिडीवल में जाऊं तो हम कहेंगे कि लैंड रेवेन्यू वाज द मेजर सोर्स। इसमें कोई दिक्कत? मुझे लग रहा है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लैंड रेवेन्यू वाज अ मेजर सोर्स बिकॉज इकोनॉमी ज्यादातर क्या थी? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। ट्रेडिंग होती थी, बेसिक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता था, बट वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एरा था। तो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड एरा है तो राजा ने भी क्या सिस्टम बनाए हुए थे कि डिवाइड कर रखा है अपने राज्य को कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स में। यानी कि किंग है, प्रिविलेंट मॉडल बता रहा हूं, उसके अंडर कई सारे लॉर्ड्स होंगे। लॉर्ड्स अलग अलग एरिया के। लॉर्ड्स को कहा कि इस एरिया का एग्रीकल्चर से जो भी टैक्स आए तो उसका एक पोर्शन तुम रख लेना, क्योंकि भाई तुम्हें भी तो अपना मैनेज करना है, पुलिसिंग वगैरह, एरिया की स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर। बाकी तुम्हें एक बड़ा हिस्सा किसको देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा किंग को, राइट। इस तरीके से सिस्टम चलता था। तो एक तरीके से लैंड पर कंट्रोल किसका था? फ्यूडल लॉर्ड का था। ये वर्ड फ्यूडल रिप्रेजेंट ही करता है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को। फ्यूडल, ध्यान रखिएगा, फ्यूडल। अब मिडिवल से मॉडर्न की तरफ जब हम जा रहे हैं तो एक
सबसे जबरदस्त जो चेंज आ रहा था वो था फ्यूडलिज्म टूट रहा था, कमजोर हो रहा था ग्रेजुअली, और अब कैपिटलिज्म आ रहा था। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आ रहा था, ये तो बताइए, इसके अंदर की कहानी क्या है। सवाल आपका सही है। देखिए, फ्यूडलिज्म लैंड रेवेन्यू बेस्ड है, लैंड पर कंट्रोल लॉर्ड्स का है। सोशल स्ट्रक्चर भी ऐसा ही था। कुछ लोग थे नोबिलिटी में ज्यादातर बड़े लैंडलॉर्ड्स होते थे। अगर आपको अमीर बनना है तो आपके पास इतने अवसर नहीं होते थे, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, क्योंकि सोर्स क्या है, लैंड रेवेन्यू है। अब आपके दादा वगैरह कुछ लैंड दे कर गए हों, या फिर राजा को आपने अपने किसी तरीके से खुश कर दिया हो अपनी किसी स्किल सेट से, तो आपको भाई बना देते, जागीर दे देते। अब ऐसा आपने किया नहीं, तो आप क्या अमीर बन सकते हैं, क्या सोशल स्टेटस को अब ऊपर ले जा सकते हैं? तो कैपिटलिज्म इज गिविंग यू अ सॉल्यूशन। हुआ क्या, मॉडर्न टाइम में यहां पर साइंस का बोलबाला होने लगा, यहां पर मशीन्स आने लगी, और अब मशीन्स ने कहा कि राजा आपके इन फ्यूडल लॉर्ड का कराना है कुछ इलाज। राजा ने कहा क्या मतलब, तुम्हारी इतनी मतलब तुम इतने मतलब कैसे कह सकते हो, नोबिलिटी है, इनके खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा जितना ये फ्यूडल लॉर्ड आपको एक जमीन के इस बड़े हिस्से से पैसा बनाकर देता है टैक्स के रूप में, अगर 6 महीने में जितना वो देता है कि भाई फसल जाएगी और पैसा आएगा, उतना अगर आपको 1 महीने में मिल जाए तो राजा ने कहा कि जरा तुम अपनी बात को जारी रखो, हम सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हो, पूरी बात बताओ। तो कैपिटलिस्ट ने कहा एक्चुअली मेरे पास ना मशीन्स हैं, उन मशीन से ना मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकता हूं और बना रहा हूं, प्रोडक्शन कर रहा हूं, जिसकी ह्यूज डिमांड हो रही है, और उस डिमांड से मेरे पास एक अच्छा खासा पैसा आ रहा है। मैं रुपए बना देता हूं यहां पर, अच्छा खासा पैसा, और इतना पैसा आ रहा है कि ये वेट करेंगे उस क्रॉप के रिफाइन होने का 3-4 महीने, 6 महीने, मैं 1 महीने में इतना प्रोडक्शन कर दूंगा, इतना सेल कर दूंगा कि मेरे पास मोटा प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट का एक हिस्सा राजा आपके पास भी तो जाएगा। तो राजा ने कहा मजाक तो नहीं कर रहे? उन्होंने कहा मजाक, ये देख लीजिए हमारे अकाउंट बुक। तो राजा ने कहा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए? तो कैपिटलिस्ट ने कहा मान सम्मान और जमीन का एक हिस्सा, बाकी तो अपने पास टैलेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज गेटिंग प्रमोटेड, राइट, रिसर्च हो रही थी। आप कहेंगे मान सम्मान मतलब ये जो फ्यूडल बेस्ड सोसाइटी थी, अब इसको जाना होगा, राइट। अब लैंड पर जो कंट्रोल था फ्यूडल लॉर्ड्स का, उसमें से जमीन का एक अदना सा हिस्सा तो कैपिटलिस्ट को भी चाहिए। कारण भाई फैक्ट्री कहां लगाएगा? फैक्ट्री के लिए फ्यूडल लॉर्ड के दर दर नहीं भटकना, और इस एरिया में फ्यूडल लॉर्ड के पास लैंड पर अल्टीमेट कंट्रोल होना। अगर फैक्ट्री उस पर लगा दी तो फ्यूडल लॉर्ड को लगा अच्छा राजा के पास डायरेक्ट जा रहे हो, बाईपास कर रहे हो, करते हैं तुम्हारा इलाज, चलो तुम्हारा लैंड ये खाली करो, तुम्हारी फैक्ट्री वैक्ट्री सब अपना। तो कैपिटलिस्ट ने कहा सर मुझे चाहिए इसमें सिक्योरिटी, सीधी बात। तो ऐसे में कुछ स्कॉलर्स आए, फॉर एग्जाम्पल जॉन लॉक, ये ब्रिटेन में पैदा हुए, ब्रिटेन में ही अपनी थ्योरी दे रहे थे, और ब्रिटेन का ही मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर ये आइडियाज पॉपुलर हो गए थे। तो जॉन लॉक ने कहा कि सर ऐसा करते हैं कि सर राइट टू जो प्रॉपर्टी है ना, उसको सबसे इंपॉर्टेंट राइट बना देते हैं, ये बना देते हैं, थ्योरी ऐसा प्रोपोगेट कर देते हैं जनता के बीच में कि जो गवर्नमेंट है वो बनी ही इस वजह से है कि आपकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, 3 राइट्स को सिक्योर कर सके। अगर सरकार, चाहे कोई राजा है या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर वो सरकार आपकी लाइफ, आपकी लिबर्टी और आपकी प्रॉपर्टी को सिक्योर नहीं कर रही, 3 ही तरह के राइट हैं, याद करने का तरीका है LLP। 3 तरह के राइट की इन्होंने कहा कि ये राइट्स तो मतलब ऐसे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट चाहकर भी छीन नहीं सकती। तो यानी कि जो फ्यूडल लॉर्ड है ना, अगर इसने कोशिश करी मेरी प्रॉपर्टी को छीनने की, तो यानी कि गवर्नमेंट इनजस्टिस कर रही है, और इनजस्ट गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना चाहिए। तो देख रहे हैं हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हो रही है, इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हो रही है, जरूरतों से, आइडियाज से। आप कहेंगे आइडियाज तो मेरे दिमाग में भी आ सकते हैं, आपके दिमाग में आए तो नहीं ना, सबसे पहले स्टैब्लिश नहीं किया आपने, थ्योरी नहीं स्टैब्लिश करी। और आप देखो जो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जो आइडियाज हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि नहीं है? बिल्कुल है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और लिबर्टी के लिए अलग से आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात करता है। प्रॉपर्टी के लिए आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज F जो रिपील हो गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एज वेल एज आर्टिकल 31। ये सब क्या है?
ये सब यहां से इमर्ज हो रहा है और हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन पर भी छाप डाल रहा था। तो यानी कि राजा को अब मजबूरन एग्री होना पड़ेगा कि भाई साहब कैपिटलिस्ट को लगानी है अपनी फैक्ट्री, उसके लिए प्रॉपर्टी को बनाना पड़ेगा अल्टीमेट राइट, यानी कि उसको छीना नहीं जा सकता। अगर छीना जा रहा है तो वो गवर्नमेंट ही विफल है, वो राजा ही विफल है। तो राजा की भी मजबूरी पैदा कर दो, क्योंकि राजा भी राजा तब तक है ना जब तक जनता माने कि वो राजा है। नहीं तो बड़े बड़े राजा गायब भी हुए हैं, और ये वही ब्रिटेन है जहां पर इन्होंने अपने ही राजा को सर कलम कर दिया था। ब्रिटिश हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। फिर एक एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, फिर दोबारा मोनार्की आ गई थी क्योंकि सिविल वॉर हो गया था ब्रिटेन में, और उसके बाद फिर ग्रेजुअली राजा ने कहा कि ऐसा करते हैं भाई, पार्लियामेंट को, जनता की चुनी हुई सरकार को रियल पावर दे देते हैं, हम सिंबॉलिक हो जाते हैं। फिर ये व्यवस्था आज तक चलती आ रही है। फिर आप कहेंगे कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई कि राइट टू प्रॉपर्टी अल्टीमेट राइट कैसे हुआ। जॉन लॉक ने कहा कि आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, आप में से कोई बिना प्रॉपर्टी के रह नहीं सकता। आप कहोगे सर हमारे नाम पे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, हम तो रह रहे हैं बिना प्रॉपर्टी के। जॉन लॉक कह रहे हैं यार तुम मजाक मत करो, बिना प्रॉपर्टी के तुम रह ही नहीं सकते। आप कहोगे नहीं है हमारे नाम पर प्रॉपर्टी। जॉन लॉक कह रहे हैं प्रॉपर्टी का मतलब केवल प्लॉट घर नहीं होता। तो क्या होता है? प्रॉपर्टी का मतलब है एनी पोजेशन दैट यू हैव विच हैज सम इकोनॉमिक वैल्यू विच यू कैन ट्रांजैक्ट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके पोजेशन में है, आप क्लेम करते हो आपकी है, जिसको बेचकर पैसा मिल सकता है। मुझे बताओ बिना प्रॉपर्टी के रह सकते हो क्या आप? अरे आपके कपड़े प्रॉपर्टी हैं भाई, खाने का सामान जो आपके पास है प्रॉपर्टी है भाई, यानी कि सभी रिसोर्सेज जो आपने अपनी मेहनत से अर्जित करे हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है, और किसी गवर्नमेंट को, फ्यूडल लॉर्ड को हक नहीं है आपसे इरेशनली, अनरीजनेबल वे में आपसे आपकी प्रॉपर्टी को छीनने का। मुझे बताओ इससे आपको नहीं लग रहा कि एक तरीके से अब गवर्नमेंट लिमिट होगी, अब गवर्नमेंट की मनमानी नहीं चलेगी। कैपिटलिज्म ने कहा कि ऐसा करा दीजिए, पैसा बहुत बनाएंगे, पैसे की कमी नहीं होगी। फिर एक स्कॉलर हुए, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, ग्लासगो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर प्रोफेसर थे, आपने उनका नाम तो सुना ही होगा, एडम स्मिथ। उनकी एक फेमस बुक आई वेल्थ ऑफ नेशंस। अब इन्होंने आगे का काम कर दिया इसका, कैपिटलिज्म का, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो एडम स्मिथ ने कहा कि गरीबी को हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है। नेशंस को अमीर बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। तो कृपा कहाँ अटकी हुई है? तो एडम स्मिथ की जो बुक है ये कह रही है कृपा यहां अटकी हुई है कि आपने अब तक कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया। जॉन लॉक जो कहकर चले गए आपने एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कुछ आपको तरीके बताता हूं जिससे कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। इन्होंने कहा कि देखो बिना वेल्थ के सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे, प्रोग्रेस वेल्थ से ही है। तो इन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो लिमिट कर देनी चाहिए, उसका रोल बेयर मिनिमम, बेयर मिनिमम। कोई भी देश, कोई भी सोसाइटी बिना मार्केट के नहीं चल सकती, बिना मार्केट के नहीं चल सकती। एवरीथिंग विच यू सी अराउंड इज अ प्रोडक्ट ऑफ मार्केट। आपने कहा सर मैं तो नहीं मानता, मुझे आसपास दिखा दो आप एक चीज जो आप कहो कि सर ये मार्केट से नहीं खरीदा आपने। ये देखिए कैमरा, कपड़े, ये आपने चश्मा लगाया हुआ है वो मार्केट से है। तो आप कहोगे कि सर नहीं सर मेरी जो एजुकेशन है सर वो मार्केट की नहीं है। भाई साहब वो भी मार्केट की है। मार्केट है क्या? मार्केट इज जहां पर एक प्लेस है जो चाहे वो ऑनलाइन भी हो सकता है चाहे ऑफलाइन भी हो सकता है, जहां पर कुछ सेलर्स हैं कुछ बायर्स हैं, और हमेशा ये ह्यूमन नेचर है भाई, मार्केट की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। कारण ह्यूमंस आर नॉट सेल्फ सस्टेन्ड, यू कैन से इंडिविजुअल्स। मतलब कोई ह्यूमन ऐसा नहीं कह सकता कि दुनिया से मुझे मिला क्या, मैंने दुनिया को देना क्या, मैं किसी की परवाह करें क्यों, मेरा किसी ने करा क्या। जो ये गाना है ना, ये एक्चुअली पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म एक कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म का ही, जो जॉन लॉक देकर गए। मैं पीएसआर ऑप्शनल में पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाता हूं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कैपिटलिज्म का बेस बना। कहा कि दुनिया से मुझे मिला क्या, मैं किसी की परवाह करूं क्यों, किसी ने मेरा करा क्या, मैं तो जो अपनी मेहनत है उससे बना हूं, और अपनी मेहनत से मैं प्रॉपर्टी को अर्जित करूंगा, अपनी जिंदगी को प्लेजर की तरह जीऊंगा, एक दिन एंड हो जाएगा, दैट्स इट। सरकार बेदखल, मतलब ऐसे दखल नहीं कर सकती इरेशनली। अगर सोसाइटी का कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है,
लोगों की लाइफ ही संकट में है, चलो भाई फिर माना जा सकता है कि चलो कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा ले लो, लेकिन सरकार ये समझे कि एब्सोल्यूट राइट प्रॉपर्टी पर मेरा ही है। इंसान के पास जो भी है उसमें सोसाइटी का कुछ नहीं है, वो उसका अपना ही है। नहीं तो एक परिवार में दो बच्चे पैदा हुए, दो भाई भाई हैं, उनका सेम अपब्रिंगिंग है, सेम सोसाइटी, सेम माहौल, सेम पढ़ाई, लेकिन फिर भी उनका सक्सेस का आउटकम अलग अलग है। अगर सक्सेस का आउटकम अलग अलग है तो इसका मतलब है कि एक भाई ने मेहनत करी, दूसरे भाई ने मजे किए, केवल मजे किए, पढ़ाई और मजे दोनों करता तो बात अलग थी। अब इसी वजह से जिसने बहुत मेहनत की थी अब वो पावरफुल पोजीशन में है। जैसा कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ताकत बिना सेक्रीफाइस के नहीं मिलती, तो जॉन लॉक यही कह रहे हैं कि भाई जिसने सेक्रीफाइस किया अपनी प्रॉपर्टी को लाने के लिए, तो उसमें तो उसकी मेहनत है ना, इसमें सोसाइटी का क्या लेना देना। आप कहोगे कि सर बार बार सोसाइटी की बात क्यों कर रहे हैं? वो इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जॉन लॉक से पहले अगर मिडिवल टाइम की बात करूं तो वहां पर लोगों के राइट्स होते ही नहीं थे। राजा और जो सिस्टम था गवर्नमेंट का वो कहता था कि यार सोसाइटी का गुड ही इंडिविजुअल का गुड है, समाज के भले में ही इंडिविजुअल का भला है, और समाज के भला करने की जिम्मेदारी तो केवल सरकार की है। उसके लिए सरकार आपसे आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है, सीज कर सकती है, टैक्स बढ़ा सकती है, क्योंकि देखो देश के लिए ऐसा करना पड़ेगा, समाज के लिए ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन जॉन लॉक इन सभी आइडियाज पर प्रहार कर रहे थे और इनके आइडियाज मॉडर्न इकोनॉमीज का बेस बने, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम का बेस बने। ये अधिकार आपको सरकारों को देना पड़ा, है कि नहीं? तो इस वजह से कहा जा रहा था कि यार सोसाइटी ने मेरा क्या किया, मुझे अपने ऊपर अधिकार मिलना चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलना चाहिए, डिबेट थी। तो इस तरीके से सोसाइटी से हम किसकी तरफ जा रहे थे? इंडिविजुअल की तरफ जा रहे थे। तो जॉन यहां पर एडम स्मिथ कह गए कि भाई मार्केट को ना फ्री रखो। फ्री का मतलब है किसी के लिए कुछ प्रोड्यूस करना, कोई सेल करना, वो पूरी आजादी होनी चाहिए। अगर पूरी आजादी होगी तो मार्केट फोर्सेस खुद डिसाइड कर लेंगे ना, जिस चीज की डिमांड होगी वो प्रोडक्शन बढ़ने लग जाएगा। जैसे कोविड हुआ तो कितने सारे लोगों ने पीपी किट, सैनिटाइजर बनाने स्टार्ट कर दिए। अगर वहां पर गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता कि एक प्रोडक्ट भी ऐसा नहीं बन सकता जिसके लिए आपने अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन ना ली हो, तो भाई सब कोविड हो गया। अब आपके पास हैवी रिक्वायरमेंट वाली चीजें आप बना सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता, लाइसेंस राज होता पूरा का पूरा हर एक चीज पे, तो बताओ ऐसी स्थिति और खराब कर देती या नहीं कर देती? खराब कर देती। तो इस वजह से उन्होंने कहा ओपन छोड़ दो, आप प्रोडक्शन होने दो, जिस प्रोडक्शन की डिमांड चली जाएगी वो चीज हट जाएगी मार्केट से, सप्लाई जिसकी डिमांड होगी उसकी सप्लाई के तरीके भी इजाद हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई ये इनविजिबल हैंड की तरह ये चलाएंगे मार्केट को। तो बहुत अच्छी बात लगी, ऐसा लगा कि यार अब तो कैपिटलिज्म ही सॉल्यूशन है। कहां थे तुम कैपिटलिज्म, यही सॉल्यूशन है। हालांकि कैपिटलिज्म के भी अपने अपने फेजेस रहे। एक समय पर जो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म है, यू कैन से ट्रेडिंग वाला जो कैपिटलिज्म है, वही प्रोमिनेंट था। उसके बाद प्रोडक्शन बेस्ड बन गया। और आज जिस समय में हम जी रहे हैं, इस समय में अगर आपको पैसा बनाना है तो जरूरी नहीं है कि आप कोई प्रोडक्शन यूनिट ही लगाओ, जरूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी को स्टार्ट ही करो। अगर आपके पास पैसा है तो यू कैन इन्वेस्ट इन फाइनेंस मार्केट, राइट? तो फाइनेंस मार्केट का मतलब है कि उसके थ्रू आप कंपनीज के स्टेक होल्डर बन जाते हैं, तो उसके बाद वो कंपनी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करेंगे। तो अब एक फाइनेंशियल कैपिटलिज्म की एज में हम जी रहे हैं, तो कैपिटलिज्म भी धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। हालांकि कैपिटलिज्म ही सॉल्यूशन था क्या? नहीं, कैपिटलिज्म में सॉल्यूशन नहीं था। अब इसके आगे की जर्नी जानते हैं। अब जैसे ही सरकार को बैकफुट पर किया, कहा कि सरकार सोसाइटी के भले के लिए तुम संपत्ति को नहीं कंट्रोल करोगे, छीनो को नहीं, इससे एक नई प्रॉब्लम आ गई, वो थी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब समझते हैं ना, अमीर और गरीब का फासला बढ़ने लग गया। ये रिच, ये पुअर। अब रिच और पुअर का गैप और ज्यादा होने लगा। जैसे अगर मैं वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज की बात करूं तो इसी समय पर एक ऑब्जर्वर थे, स्कॉलर, मतलब जिनके नाम पर पॉलिटिकल साइंस में अपने आप में एक डोमेन स्थापित हो गया, कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है कि एक तो वो क्लास है, पुअर क्लास, वर्कर क्लास इन इंडस्ट्रीज में, जिनके पास बेयर मिनिमम है, खोने के लिए कुछ नहीं है। 14-14, 15-15 घंटे काम कराया जा रहा है, मिनिमम वेजेस दी जा रही हैं, क्योंकि एडम स्मिथ का फॉर्मूला लगाया जा रहा है कि तुम्हारा दाम क्या है वो इस बात से डिसाइड होगा कि तुम्हारी डिमांड क्या है। तुम लाख टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारे जैसा काम करने वाले लोग अगर बहुत ज्यादा हैं तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी।
तो भाई गरीब तो ज़्यादा ही हैं, वर्कर्स ज़्यादा हैं, जॉब की ज़्यादा ज़रूरत थी। और प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होता रहा? रिच के पास। वही दोबारा इन्वेस्ट कर रहा है, नई असेंबली लाइन खोल रहा है, उसके पास प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो एक तरीके से जो इनइक्वालिटी है, पता लगा ये अपने आप में इनह्यूमन बन गई। एक तरफ बहुत ज़्यादा शोषण, बहुत ज़्यादा मेहनत, और दूसरी तरफ इतना पैसा कि पता ही नहीं है कि कितना पैसा। तो अगर ऐसा चल रहा था, इसको अल्टीमेट ट्रुथ माना जा रहा था, तो यानी कि किसी न किसी ने तो बताया होगा कि अल्टीमेट ट्रुथ यही है। इन्हीं लोगों ने तो बताया। इन्हों लोगों ने तो इतनी पावर दे दी और गवर्नमेंट को कंट्रोल को बेयर मिनिमम कर दिया, जिससे कि अमीर इतना ज्यादा अमीर होता जा रहा है कि सरकार भी उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे में मार्क्स ने कहा कि यार ये तो क्या हो रहा है, जो स्टेट है बिक गई है। एक तरीके से स्टेट जो होती है वो इंस्ट्रूमेंट होती है कैपिटलिस्ट क्लास का। जो कैपिटलिस्ट क्लास है, रिच क्लास, वही चला रही है इसको। तो अल्टीमेटली एक ही तरीका है, इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर्स जो हैं अल्टीमेटली कब तक शोषण झेलें? एक दिन उठ खड़े होंगे और उस दिन वायलेंट रेवोल्यूशन होगा। तो वायलेंट रेवोल्यूशन। अब आप कहेंगे कि सर इंडिया पर बात करनी है, सर उस पर क्या करें? इंडिया पर ही आ रहे हैं। वायलेंट रेवोल्यूशन यानी कि ब्लड। तभी आपने देखा होगा लाल सलाम, लाल रंग मार्क्स का। कहता है वायलेंस इज मिडवाइफ ऑफ चेंज। वायलेंस तो जरूरी है। कहोगे क्या बात कर रहे हैं, वायलेंस जरूरी है? यार किसी को मारना तो बुरा है ना। मार्क्स कह रहे हैं कि यार दुनिया ऐसी चली है। अब पता है, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में हर एक वो काम हो सकता है जिस मतलब जो आज जरूरी लगे, उससे आपको कोई प्रॉफिट हो, तो उसको जस्टिफाई करने के ना तरीके इंसान ढूंढ ही लेता है। मतलब किसी भी चीज से अगर आपको फायदा होता हो, किसी चीज से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता हो और वाइडर स्केल पर सेटिस्फैक्शन मिलता हो, तो एक्चुअली लोग उसका तरीका ढूंढ लेते हैं जस्टिफाई करने का। जैसे कहा गया कि यार देखो इनइक्वालिटी को कम करना है कि नहीं करना है, यहाँ शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहा क्या कोई बर्थ हो सकती है विदाउट ब्लड? कोई भी बेबी बॉर्न होता है तो ब्लड शेड तो होता ही है। तो आपको भी लगेगा यार बात तो ठीक कह रहे हैं। यानी कि अगर नया युग लाना है जिसमें जस्टिस होगा, तो उसके लिए तो यार वायलेंट तो होना पड़ेगा। बिना ब्लड शेड के तो नई बर्थ होती नहीं, और बर्थ लानी है तो भाई वायलेंट ब्लड शेड करना पड़ेगा। अब इस तरीके से आम जनता को बताया जा सकता है सोल्यूशन, क्योंकि हर कोई सोल्यूशन ढूंढ रहा है। इफ यू कैन प्रोवाइड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, तो आप क्या हैं? आप रूलिंग क्लास है। समझ रहे हैं बात? और समस्याओं की कमी तो है नहीं दुनिया में। इफ यू कैन फाइंड रियल सॉल्यूशंस एंड गिव सम रिजल्ट्स ऑन ग्राउंड, देन यू कैन हैव गुड, यू कैन से स्टेचर इन सोसाइटी, और आपके जो आइडियाज हैं उसका रिलेवेंस बढ़ेगा, आपको जाना जाएगा। खैर, अब यहीं से ये आइडिया आया। तो यानी कि कैपिटलिज्म के डीमेरिट जो थे ना, उसी को सॉल्व करने के लिए आया सोशलिज्म। सोशलिज्म तो सोशलिज्म आया कैसे? मतलब देखो, अब मैं इसमें दोनों का डिफरेंस आपको ऐसे बता देता हूं। जब भी आप कैपिटलिज्म की बात करते हो तो यहां पर वर्ड है कैपिटल। कैपिटलिज्म इंडिविजुअल को प्रमोट करता है। इंडिविजुअल एज अ कैपिटलिस्ट, एज अ कंपनी ओनर, आपके हकों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है कैपिटलिस्ट। स्टेट को लिमिट करने की बात करता है कैपिटलिस्ट, कि सरकार तुम्हारा दखल नहीं होना चाहिए यार, बेर मिनिमम होना चाहिए। लेकिन जो सोशलिज्म है वो इस वजह से आया कि ऐसे करने से, केवल इंडिविजुअल के राइट टू प्रॉपर्टी पर फोकस करने से, कि भाई कितनी प्रॉपर्टी बना लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी आ गया आपके पास, राइट टू प्रॉपर्टी, और सरकार का बेयर मिनिमम दखल। जनता परेशान है, वर्कर परेशान है, लेकिन सरकार रेगुलेट ही नहीं कर रही। कोई मिनिमम वेजेस लॉ नहीं है, कोई मैक्सिमम आवर्स का सिस्टम नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है कि आपके जो हालात हैं फैक्ट्री में क्या है उस पर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं, खुला छूट दे रखी है कैपिटलिस्ट को। इससे क्या हुआ? इनइक्वालिटी हुई, शोषण हुआ, और जहां इनइक्वालिटी, शोषण होता है तो वहां पर रेबेलियन आने की हमेशा उम्मीद रहती है। इसी वजह से सोशलिज्म आया। सोशलिज्म देखिए इसके अपोजिट किस पर फोकस करता है? ये इंडिविजुअल पर फोकस करता है। सोशलिज्म सोसाइटी की गुड पर फोकस करता है, सोशल गुड पर फोकस करता है। तो अगर इनइक्वालिटी बढ़ रही है सोसाइटी में, ओवरऑल जनता का नुकसान है, तो कभी भी इंडिविजुअल का फायदा नहीं हो सकता। ये बात करता है सोशलिज्म। यहां पर स्टेट को लिमिट करने की बात करता है। यहां पर कहता है भाई साहब स्टेट जो है ना वो पावरफुल बनेगी, यानी कि स्टेट इज गोइंग टू हैव पावर टू इंटरवीन on behalf of
वर्कर, ऑन बिहाफ ऑफ पुअर। अब एक और बात बता देता हूं आपको। सोशलिज्म एक ऐसी टोपी की तरह है, कैप की तरह है, जिसको इतने लोगों ने पहन लिया कि उसकी शेप बिगड़ गई। जैसे आप एक नई कैप लाए, आपके भाई ने पहन लिया, कजन कोई और है उसने पहन लिया, दोस्त ने पहन लिया, शेप बिगड़ जाती है ना। तो ऐसी सोशलिज्म के भी कितने सारे वेरिएंट हैं। तो इंडिया का सोशलिज्म वो नहीं है जो मार्क्स का सोशलिज्म है, जो वायलेंस की बात करता है। हमारा जो सोशलिज्म है वो स्टेट को पावर देने की बात करता है कि आप गरीब के बिहाफ पर इंटरवीन कर सकते हैं, आप गरीब के बिहाफ पर अमीर पर टैक्स ज्यादा लगा सकते हैं, आप गरीब के बिहाफ पर अमीर से पैसा लेकर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सब्सिडीज दे सकते हैं गरीब को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में उनके घर पे फ्री राशन पहुंचा सकते हैं। क्योंकि उनके जो हालात हैं वो केवल उनके अपनी वजह से नहीं है, वो सिस्टमैटिक फ्लॉज की वजह से भी है। तो इस वजह से ये है आपका सोशलिज्म। अब इंडियन मॉडल क्या है? ऑल्दो हमारे प्रेम्बल में तो ये वर्ड 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया, ठीक। तो कई लोग कहते हैं कि भाई ओरिजिनली तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्ट वर्ड रखता नहीं था। तो एक्चुअली हमारे प्रेम्बल में दो एस्पेक्ट हैं, एक नेचर है और एक ऑब्जेक्टिव है। तो नेचर में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो उसमें जो सोशलिस्ट वर्ड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आया था। तो आज के जो सपोर्टर्स हैं कैपिटलिज्म के, वो यही कहते हैं अगर आया था, इंदिरा गांधी जी लाई थी, तो हटाया भी तो जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट हो सकता है, राइट। दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं यार ऐसा मत करो तुम, ऐसा नहीं होगा। कारण भले ही सोशलिस्ट वर्ड मेंशन नहीं था, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, दे एक्चुअली टॉक अबाउट सोशो इकोनॉमिक राइट्स, सोशो इकोनॉमिक राइट्स। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स चाह नहीं रहे थे सोशलिस्ट आइडिया, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल नहीं करा। नहीं तो यहाँ DPSPs में तो मेंशन किया। फिर कुछ लोग कहते रहे DPSP का स्टेटस कोई फंडामेंटल राइट वाला स्टेटस थोड़ी ना है। भाई साहब फंडामेंटल राइट वाला स्टेटस नहीं है, लेकिन आर्टिकल 37 में ये भी कहा गया है कि भाई DPSP डायरेक्शन है गवर्नमेंट के लिए कि जब गवर्नमेंट के पास जैसे अनुकूल लगेगा, पैसा होगा, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर अनुकूल होगा, तो उस समय गवर्नमेंट जो है DPSPs को एक्चुअल इनेक्ट करने के लिए लॉ बना सकती है, पॉलिसी बना सकती है, हो सकता है। और प्लस आर्टिकल 37 में स्पेसिफिकली बता रहा है कि भाई हल्के मत लेना इसको, राइट। मतलब DPSPs जो हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, मतलब दे आर लाइक फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। DPSP स्पेसिफिकली इज मेंशनिंग दिस वर्ड, फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। यूपीएससी ने एक बार स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ लिया था प्रीलिम्स में, बच्चों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फंडामेंटल वर्ड कैसे यूज कर देंगे DPSP वाले पार्ट में, फंडामेंटल तो केवल फंडामेंटल राइट होते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। गलत है ये बात। DPSP में मेंशन है फंडामेंटल टू द गवर्नेंस, हालांकि ये बात है कि बाइंडिंग नहीं है फंडामेंटल राइट की तरह, जस्टिसाबल नहीं है फंडामेंटल राइट की तरह। आप नॉक नॉक करके कोर्ट के पास नहीं जा सकते, अरे मेरा DPSP नहीं मिल रहा है, नहीं। ये सोशल इकोनॉमिक राइट हैं, ग्रुप राइट्स होते हैं। जब सरकार के पास पैसा होगा, रिसोर्सेज होंगे, तो सरकार इस पर काम करेगी, राइट। तो यानी कि सोशलिस्ट फीचर्स तो थे। प्लस हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है कि जो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है वो स्टेट जो कि पुअर, डाउनट्रोडन के लिए पॉलिसीज बनाती है। वेलफेयर स्टेट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर करंट गवर्नमेंट कहे कि भाई और बहनों, कल रात की बात है, स्पेशल सेशन था पार्लियामेंट का, हमने लोकसभा राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराया है एक बिल को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को, और प्रेम्बल से सोशलिस्ट वर्ड हटा दिया है। देश की इसको जरूरत थी। प्रेसिडेंट साहिबा को रात को ही इंटीमेट किया गया कि मैम इस पर आप साइन करो, उनसे साइन करा लिया, गजट नोटिफिकेशन में आ चुका है, और अब हम सोशलिस्ट कंट्री नहीं है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कैपिटलिज्म। अगर ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हमने भी, जैसी आपने ये बात बताई, हमने भी एक स्पेशल सेशन लाया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का और कहा कि जब हमने डिक्लेयर कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने बता रखा है कि वेलफेयर स्टेट इज द फीचर, तो इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा कर ही देगी,
वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। अगर मैं ही डिक्लेयर कर रहा हूँ कि वो ऐसा करेंगे करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी यार अजीब बात है, ये हमारा डिसीजन है, हमारा दिमाग है। तो लेकिन वेलफेयर स्टेट का जो आइडिया है, जो अपने आप में सोशलिस्ट लीनिंग भी रखता है कुछ हद तक, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यानी कि गरीब जनता के लिए सरकार वेलफेयर स्कीम्स लाएगी, वल्नरेबल सेक्शन के लिए वेलफेयर स्कीम्स लाएगी, राइट। तो अब सवाल उठता है कि यार इंडिया में क्या चल रहा है, इंडिया में हम कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और अगर शुरुआत में हम सोशलिज्म सोशलिज्म कह रहे थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स सोशलिज्म कह रहे थे, और अगर हम कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं तो क्या उनके आइडियल्स के साथ धोखा है? क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो पार्ट 4A है, देख लिए कितने डायमेंशंस यहां से कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम बनती है ये आपके मेंस के लिए, एसए के लिए भी और पॉलिटी जीएस पेपर 2 के लिए भी। तो पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, जो अलग से 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड किया गया था, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A, फिर इसी में आपके सब पार्ट्स हैं। अब ये फंडामेंटल ड्यूटी खुद कहती है दैट इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी दैट वी हैव टू चैलेंज द आइडियल्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स। अब भाई उनके आइडियल्स तो सोशलिज्म वाले थे, अभी आपके सामने फोटो दिखाई थी मैंने, राइट, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी। और अगर हम कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट का रोल बेयर मिनिमम कर रहे हैं, तो क्या हम उन आइडियल्स के साथ दगा कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट कर रहे हैं? तो ये इंटरेस्टिंग डिबेट यहां से निकल कर आती है। तो इसमें हमारी गवर्नमेंट कहती है कि देखो जनाब, आप ऐसे समझो इस बात को। गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट का कहना, देखो 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता सोशलिज्म वाला, जो कि इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में अपनाया। यहां पर आपको स्टेट के पास हंटर दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, यानी कि स्टेट के पास रोल डोमिनेंट होता है। और ये जो आपको दिख रहे हैं, पता है कौन है? ये कॉर्पोरेट है, ये इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल हो या बिजनेसमैन हो, दोनों के से हाइट में कौन बड़ा दिख रहा है, पावर में कौन बड़ा दिख रहा है? स्टेट दिख रही है। ये होता है सोशलिज्म। जैसे कि 1969 1980 इंदिरा गांधी जी ने कहा कि नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट बैंक वुड लाइक, यार हमें नहीं बेचना। गवर्नमेंट इज लाइक, तुमसे पूछा किसने है? नेशनलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है, और प्रियम्बल को अमेंड करके भी लिख दिया अलग से, सोशलिस्ट हैं हम। यानी कि सोशलिस्ट के लिए मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज पर कंट्रोल जो है, रिसोर्सेज का कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट के पास हो, तो उसको हम सोशलिज्म कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी, इनका मानना था कि हाँ, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन स्टेट लेड सोशलिज्म, यानी ग्रेजुअली इनइक्वालिटी को कम करना है तो स्टेट को ज्यादा पावर देनी पड़ेगी। तो ये तरीका था हमारा। अब ये दूसरा तरीका है कैपिटलिज्म का, जो आप वेस्टर्न लिबरल कंट्रीज में देखते हो। यहां पर देखो आपको स्टेट दिख रहा है, ये देखो स्टेट ये रहा, और ये दिख रहा है कॉर्पोरेट, रियल पावर इन द हैंड्स ऑफ कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट इज लाइक कि सरकार जिसको बनानी है, पैसा तो चाहिए ना चुनाव लड़ने के लिए। आपको जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं उस पर फेवरेबल आपको हेडलाइंस तो चाहिए ना। तो अगर न्यूज़ चैनल्स अपने हैं और पैसा अपने ही पास है सबसे ज़्यादा, और पैसे के बिना आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो अपना कद सरकार आपको समझ में आना चाहिए। ऑल्दो मैं पूरी तरीके से हम्बल रहूँगा, क्योंकि जनता को ये पता लगना चाहिए कि यार कॉर्पोरेट नहीं है रियल पावर तो जनता है, तभी तो डेमोक्रेसी चलेगी। लेकिन कैपिटलिज्म में रियल पावर कॉर्पोरेट के पास होती है, क्योंकि स्टेट पर लिमिटेशंस लगी होती हैं, दैट स्टेट कैन नॉट इंटरवीन मच इनटू द कॉर्पोरेट। और ये देखिए इंडिविजुअल भी छोटा है। तो इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट और स्टेट, इनका रिलेशन कैपिटलिज्म में ऐसा होता है। अब ये तीसरा रास्ता है। तीसरे रास्ते में देखिए क्या है, तीनों आपको बराबर दिख रहे होंगे। ये तीसरा रास्ता कहता है यार इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंड स्टेट, they all should work hand in hand for the collective good of individual, corporate as well as society। तो उसको हम कहते हैं तीसरा रास्ता। तो यहां पर एक तरह से आपकी कैपिटलिस्ट पॉलिसीज भी रहेंगी और सोशलिस्ट पॉलिसीज भी रहेंगी, दोनों का एक मिक्स रहेगा। बहुत ज्यादा दखल कर दे स्टेट, ऐसा भी पावर नहीं देनी, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए कॉर्पोरेट, ऐसी भी पावर नहीं देनी। एक पॉलिसी में चेंज आएगा और कॉर्पोरेट लिमिट हो जाएगा, राइट। ये तीसरा रास्ता है। आपको नहीं लगता कि शायद हमारा तीसरा ही रास्ता है, राइट? अभी कुछ पॉलिसीज के एग्जांपल्स इस बात को समझते हैं। कमिंग टू व्हाट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग राइट नाउ, राइट, मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसी। तो कुछ तो हमारे पास तथ्य ऐसे हैं जो लग रहा है कि न्यू लिबरल है। न्यू लिबरल समझते हैं ना, यानी कि गवर्नमेंट का रोल बेयर मिनिमम। जैसे कि गवर्नमेंट का कहना है
और ये गवर्नमेंट का कहना, केवल इस गवर्नमेंट का कहना नहीं है, इससे पहले 1991 में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी कहा कि डिसइन्वेस्टमेंट इज द वे, वी हैव टू अनलॉक द कैपिटल विच इज स्टक इन पीएसयूज। जो पीएसयूज इनएफिशिएंट हैं वहां पर क्यों पैसा अटका रखा है, लॉसेस बजट से जा रहा है, फिर जनता से टैक्स बढ़ाया जा रहा है जनता पर, तो उसको अनलॉक करते हैं। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है एग्जैक्टली वो कर ही रही है। डिसइन्वेस्टमेंट पर ह्यूज फोकस है, राइट। एफडीआई को इंप्रूव किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा आसान कर दिया है, जो हर्डल्स थे पॉलिसी लेवल पर उसको हटाया है, लेबर रिफॉर्म्स को किया है। वर्ल्ड बैंक हमें एडवाइस दे रहा था कि आपके यहाँ हायरिंग और फायरिंग बड़ा टफ है, लेबर लॉज आपने बहुत स्ट्रिक्ट बना दिए हैं, इस वजह से कितनी सारी कंपनी अपना बेस इंडिया में नहीं बनाना चाह रही। हमने लेबर कोड्स को सिंप्लीफाई किया, तो अपने आप में ये भी न्यू लिबरल पॉलिसी है। टैक्स कट किया 25% ऑन एन एवरेज कॉर्पोरेट टैक्स, तो अगर कॉर्पोरेट पर टैक्स कम होगा तो जाहिर सी बात है वो आसानी से निवेश कर पाएंगे। लेकिन निवेश करने के लिए चाहिए जमीन, और जमीन पर लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट लगता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन ला दिया, कहा अगर डिफेंस के लिए ज़रूरत हो, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरत हो, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए ज़रूरत हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए ज़रूरत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पीपीपी की तरह लिए भी ज़रूरत हो, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ड्यू कंपनसेशन देकर नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक्वायर कर सकती है। तो अपने आप में यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को पुश करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी पावर को बढ़ाना पड़ा। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आपने सुना होगा कि रेलवेज में गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन लाना चाहती है, ला भी रही है, राइट, ग्रेजुअली। स्विस चैलेंज मॉडल पर आपके रेलवे स्टेशंस को रिफर्बिश करना, मॉडर्नाइज करना, राइट, ये गवर्नमेंट कर रही है। जो FIBP तो बताया आपको, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो एक हर्डल माना जाता था उसको हटा ही दिया, हर्डल को ही हटा दिया। तो कहा जा सकता है कि जो मोदीनॉमिक्स है वो एक्चुअली तीसरा रास्ता है, यानी कि सिविल सोसाइटी, यू कैन से इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंड स्टेट, दे शुड एक्चुअली वर्क हैंड इन हैंड। आज के समय में इकोनॉमी का प्राइम मूवर आपका कैपिटलिस्ट सेक्टर है, तो भाई साहब उससे बनाकर रखनी पड़ेगी। समय बदल चुका है और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ये नहीं चाहते थे कि एक ही आइडिया पर स्टक रहो, वो उसको उस समय का सॉल्यूशन देख रहे थे। अगर इतनी बड़ी गरीब जनता है तो इसका उद्धार केवल गवर्नमेंट कर सकती है, इस वजह से गवर्नमेंट लेड मॉडल होना चाहिए, इस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन हमारे पास अपनी कैपिटल की लिमिटेशन है, गवर्नमेंट लिमिटेशन में रहे और कहे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी से तो बेटर ये है कि हम फेज्ड मैनर में साथ साथ पुश करें कैपिटलिज्म को भी, पुश करें वेल्थ जनरेशन को भी, जिससे नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ पाएं। तो ये मॉडल में जो तीसरा रास्ता है, इसमें इंटीग्रल ह्यूमनिज्म बताया था ना आपको, अंत्योदय एग्जाम्पल। तो यानी कि इसी वजह से आप देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अंत्योदय, ये शो करता है कि ऐसा नहीं है कि भारत पूरी तरह कैपिटलिस्ट बन रहा है, भारत इस तीसरे रास्ते पर चल रहा है। भारत इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को प्रोजेक्ट कर सकता है एज अ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, यानी कि केवल दो ही रास्ते नहीं है, तीसरा रास्ता भी हो सकता है। हमारी दो लेयर्स हैं। दो लेयर का मतलब क्या है? एक तो है सेफ्टी नेट वाली लेयर, किसकी? गरीब वल्नरेबल सेक्शन की। तो यहां पर वेलफेयर पर फोकस होगा कि देखो अगर प्राइवेटाइजेशन से कुछ मेजर नुकसान हो, हेल्थ केयर में अगर प्राइवेटाइजेशन आया और आपके पास खर्चे के लिए पैसा नहीं है, टेंशन नहीं है, आयुष्मान भारत योजना, आपके पास खाने के लिए नहीं है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ग्रीन कार्ड। तो कहने का मतलब है कि ऑलरेडी सेफ्टी नेट उनको दिया गया है, साथ में प्राइवेट सेक्टर बूम कर सके, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने अपने रेगुलेशन को कम भी किया है, राइट। गवर्नमेंट के साथ में पॉलिसी है कि इंडिविजुअल, नेचर, सोसाइटी सबको साथ में लेकर चलना है। तो ऐसे में डिग्निफाइड लाइफ के लिए ज़रूरी है हाउसिंग, क्लीन वाटर, एजुकेशन, टॉयलेट्स, पेंशन, फार्मर सपोर्ट। तो आपने देखा होगा ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स शो कर रही हैं, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। हालांकि कई सारी स्कीम्स में इम्प्लीमेंटेशन उतना बेटर नहीं है जितना ऑन पेपर है, ये हर एक सरकार को इवॉल्व होना ही पड़ता है, राइट। ऐसा नहीं है कि इस वजह से हम स्कीम को ख़त्म ही कर दें, हमें इंप्रूव करना होता है, हमें रिस्क लेने होते हैं, राइट। तो ऐसे में ऐसी प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आजीविका योजना, अंत्योदय योजना, उज्ज्वला योजना, कितनी सारी आपकी स्कीम्स हैं जो शो करती हैं कि यहाँ पर एक हमें बैलेंस देखने को मिलता है, राइट। तो दीज आर द काइंड ऑफ स्कीम्स गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन कि लॉ एंड रेगुलेशन स्ट्रांग हो, जिससे कि किसी का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो। जब इंटरेस्ट सेफ्टी मिलती है तभी कॉर्पोरेट इन्वेस्ट करता है, राइट। साथ में ह्यूमन कैपिटल को पुश करने के लिए अभी भारत को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अपनी एजुकेशन पर जो बजट है ऑफ परसेंटेज जीडीपी उसको बढ़ाना पड़ेगा, हेल्थ केयर पर बढ़ाना पड़ेगा,
करप्शन एंड ट्रांसपेरेंसी को फर्दर पुश करना पड़ेगा, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुश करना पड़ेगा। हमने स्टार्टअप पर फोकस किया है तो अपने आप में वो शो कर रहा है कि जो यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं, वो इसी वजह से बन पा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए बिजनेस करना यहाँ पर अभी कुछ आसान हुआ है, राइट। तो डिग्निफाइड लाइफ इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉट जस्ट गवर्नमेंट, ऑफ ईच इंडिविजुअल। आप कहेंगे ऐसा कैसे? क्योंकि डिग्निफाइड लाइफ गवर्नमेंट की केवल एक पॉलिसी से नहीं मिलती, वो कलेक्टिव एफर्ट से मिलती है। स्कीम्स में पार्टिसिपेशन, लॉज के प्रति अवेयरनेस, गवर्नमेंट से मांगना, अथॉरिटी से मांगना, पॉलिसी बन गई। लेकिन ग्राउंड पर आप अवेयर नहीं हैं और ग्राउंड का जो ऑफिसर है, जो पर्सन है, वो आपके इस अवेयरनेस के गैप का फायदा उठा रहा है, तो जिम्मेदार केवल वो नहीं है, आप भी हैं, राइट। तो तभी एक्चुअली वी कैन पुश दिस आइडिया ऑफ एकात्म मानवता दर्शन। लेकिन अभी ये बहुत ही इन डेप्थ आइडिया है। अभी हमें लग रहा है कि अभी तो हमने इसका सरफेस छुआ है, दैट इज द थर्ड वे। लेकिन देखते हैं कितना हद तक ये आगे बढ़ेगा आइडिया। डू यू थिंक इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स न्यू लिबरल वेस्टर्न अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आपको लगता है कि भारत न्यू लिबरल की तरफ जा रहा है? न्यू लिबरल का मतलब स्टेट का रोल बेयर मिनिमम, रूलिंग बैक ऑफ स्टेट। आपको लगता है ऐसा? आज की इस वीडियो के डिस्कशन के बाद आपको क्या लगता है? आप बताइएगा कमेंट्स में। अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को।